कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी प्यारी नटखट नेहा। चलिए शुरू करते हैं आगे क्या हुआ। करण की ये प्यार भरी साइड सिर्फ रूही के लिए थी। बाकी सबके लिए वो एक अलग इंसान था। बाकी किसी के सामने वो कभी भी अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं करता था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो अपनी फैमिली से प्यार नहीं करता था। शायद वो उनके लिए जान तक दे सकता था, पर रूही के साथ वो ज़िंदगी जीना चाहता था। रूही के साथ उसकी अटैचमेंट कुछ हद तक इतनी थी कि वो रूही के बिना जीने का सोच नहीं सकता था। वह रूही के साथ हर चीज़ शेयर करता था। शायद ये एक ऐसी इकलौती लड़की थी जिसके साथ उसका दिल मिल चुका था। इन 4 सालों में उसने रूही का इंतज़ार किया था। हर दिन हर पल रूही उसके ख्यालों में रही थी। रूही की स्माइल, उसकी हंसी, उसके बोलने का ढंग, उसके चलने का हर चीज़ करण बहुत ही ज़्यादा एडमायर करता था। एक चीज़ थी जो करण को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो था रूही और उसमें उम्र का फासला। रूही उससे 9 साल छोटी थी, इसीलिए कहीं न कहीं करण के अंदर एक डर भी था, कहीं रूही उससे दूर ना हो जाए। वो जब भी रूही को किसी और के करीब देखता तो वो जलन से भर जाता, चाहे फिर वो उसका खुद का छोटा भाई विवेक क्यों ना हो। रूही की आंखें बंद थीं, करण मुस्कुरा रहा था। दोनों का चेहरा बिल्कुल करीब था और रूही का चेहरा तो टमाटर की तरह लाल था। वह सोच रहा था ये लड़की उसकी जान लेकर रहेगी। करण उसके लिए खुद को इतना बदलना चाहता था कि वो हमेशा उसके साथ रहे, जो उसके सीने में चुपचाप से उसके गले लगे हुई थी। थोड़ी देर तक वो दोनों इसी तरह सितारों की छाँव में खड़े रहते हैं। फिर उसने रूही को अपनी बाहों के घेरे से आज़ाद कर दिया और उसे प्यार से देखा। उसके चेहरे को पकड़ा और शिद्दत से उसे माथे को चूम लिया, जैसे उसे बताना चाहता हो कि वो उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूही के दोनों हाथ करण के सीने पर थे। वो उसकी तेज़ धड़कनों को महसूस कर पा रही थी। वो जानती थी कि वो आगे बढ़ने के लिए बेकरार था। वो ये भी जानती थी कि वो कभी भी अपनी भावनाओं को उस पर थोपेगा नहीं। उसके लिए रूही की हाँ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। करण ने बहुत प्यार से उसे देखा और फिर कहा, तुम्हें अब सोना चाहिए, क्योंकि सुबह होने में थोड़ा ही वक्त है। रूही जो पहले ही शर्मा रही थी, वो हल्की से अपनी पलकें झपका देती है। बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो इस हालत में ही नहीं थी कि सामने खड़े इंसान को कोई जवाब दे सके, और वहाँ से काव्या के रूम में चली जाती है। काव्या के पास आकर वो बेड पर लेट गई और छत को देखने लगी। कभी वो मुस्कुराने लगती तो कभी शर्माने लगती, कभी अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती। उसकी ये सारी हरकतें इतनी अजीब थी ना, उसे पता ही नहीं था वो क्या कर रही है। सेम हालत करण की भी थी। वो भी बस रूही को याद कर रहा था। उसके बारे में सोचते सोचते दोनों को नींद आ गई थी। रूही को महसूस करते हुए करण को अजीब सी खुशी मिली थी और वो भी नींद के आगोश में चला गया था। सुबह सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। नहा धोकर ससुराल जाने के लिए तैयार थे, वो भी काव्या के। काव्या की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। रूही जब नहाकर आई तो वो बहुत प्यारी लग रही थी, उस मेहरून कलर की साड़ी में जो उसे उसकी मीरा आंटी ने दी थी। उसे वैसे साड़ी पहनना नहीं आता, पर ये पहले से ही स्टिच थी। शायद उन्होंने करवा दी थी, क्योंकि वो जानती थी रूही को साड़ी पहनना आता ही नहीं है। रूही को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, पर वो फिर भी थोड़ा सा नर्वस थी। साड़ी में चलना इतना आसान नहीं था। काव्या ने जब देखा रूही कितनी प्यारी लग रही है तो उसे छेड़ने के अंदाज में कहती है, आज तो कोई दिल हार जाएगा तेरे ऊपर। काश मैं लड़का होती तो तुझसे शादी कर लेती। काव्या की बातें सुनकर रूही हंसने लगती है। वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ऐसा मजाक तो वो रोज़ ही किया करती थी एक दूसरे को। हंसते हंसते काव्या थोड़ा इमोशनल हो गई। पता नहीं उसे क्या सोच रहा था। जाकर रूही के गले लग जाती है। खुशी के साथ नम आँखों से कहती है, मैं चाहती हूँ तू मेरी भाभी बन जा, ताकि मेरे जाने के बाद इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। काव्या की इतनी समझदारी वाली बात सुनकर तो रूही थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो उसे गले लगाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, जब तू बोलेगी मैं शादी कर लूँगी। उसकी बात सुनकर काव्या आइविंग करते हुए कहती है, मतलब प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना हमारी लड़की को। इससे पहले काव्या कुछ और पूछ पाती तभी डोर नॉक होता है। एक नौकर उन दोनों को बुलाने के लिए आया था। काव्या और रूही नीचे आ जाते हैं। सब लोग पहले ही हॉल में बैठे हुए थे। सब लोग हॉल में थे तो सबका ध्यान उन दोनों लड़कियों पर गया था, जो दोनों ही खूबसूरत थी। लेकिन रूही तो कमाल की लग रही थी। सबकी आंखें उस पर रुक सी गई थी। वो किसी बहू की तरह तैयार हुई थी।
साड़ी के साथ खूबसूरत सी चूड़ियाँ, गले में बहुत खूबसूरत गोल्ड की चैन जो उसकी माँ ने उसे पहनने के लिए दी थी, कानों में बड़े बड़े झुमके, खुले बाल। ऐसा लग रहा था कि मतलब वो किसी आसमान से उतरी हुई परी है। रूही को तो शायद इतना प्यार कभी मिला ही नहीं था जितना कि उसे इस घर में मिल रहा था। काव्या इतना तैयार उसे करके लेके आई थी जैसे उसी की शादी हो। वहीं बैठे दो लड़के किसी पागल मजनू की तरह उस लड़की को देख रहे थे। उन दोनों ने तो पलकें तक नहीं झपकी थी। दादी आगे आकर रूही की नज़र उतारती हैं और प्यार से कहती हैं, मेरी बच्ची, किसी की नज़र ना लगे इसे। ये सुनकर सबकी आंखों में चमक थी क्योंकि सब खुशी से उस घर में रूही को देख रहे थे। रूही इस घर में बहुत इम्पोर्टेंट थी। ऐसा नहीं था कि वो अभाई थी इसलिए, उसे बचपन से ही बेटी का प्यार मिला था और अब तो वो बहू बन जाएगी। शायद वो रूही को इस घर के बाकी बच्चों से ज़्यादा प्यार देंगे। उनका पूरा ध्यान रूही के चेहरे पर था जो आज कुछ ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा था। वो सोच रहा था कि वो इसे उठाकर कहीं ले जाए। विवेक का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि ये कितनी खूबसूरत है, ये लड़की रोज़ उसे मारेगी क्या, वो अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करेगा। करण और विवेक तो दीवानेपन से रूही को देख रहे थे और रूही को इन सब का पता ही नहीं था। वो तो आराम से अपनी साड़ी संभाल रही थी। लेकिन तभी रूही की नज़र करण से मिल जाती है जो शिद्दत से उसे देख रहा था। उसने जल्दी से अपनी पलकें झुका ली क्योंकि वो थोड़ा शर्मा रही थी और उसके गाल फिर से हल्के गुलाबी हो गए थे। दोनों भाई पागलपन की हद पर थे। रूही को देख रहे थे और मीरा जी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी जो जल्दी चलने के लिए कह रही थी क्योंकि उन्हें शाम तक वापस लौट कर आना था ताकि यहाँ पर और काम हो सके। मीरा जी अपनी बात पूरी कर पाती कि उनके पीछे से एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ थी मीरा जी की बहन कल्पना जी की। मीरा जी की बड़ी बहन जो शादी के लिए आ गई थी। मीरा जी की जान। इस घर में हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था। सारे बच्चे उनसे बहुत लाड करते थे। काफ़ी हद तक वो मीरा जी जैसी ही दिखाई देती थी। उन्हीं की तरह उनका नेचर था, बहुत ही अलग और शांत स्वभाव की, बहुत ही सभ्य औरत। कल्पना जी बहुत कम गुस्से वाली थी। उनमें थोड़ा सा ईगो था। वो अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। घर में उनकी बातों का कभी कोई गुस्सा भी नहीं करता था अगर कोई कुछ कह दे, क्योंकि वो सब पर जान छिड़का करती थी। कल्पना जी के साथ उनके दोनों बच्चे थे, शुभी और वैभव। उनके दोनों बच्चे ट्विन थे। 21 साल की उम्र होगी। कल्पना जी के बच्चे देर से हुए थे। वैभव और शुभी दोनों ही विवेक और काव्या से मिलते हैं। दोनों का बहुत ज़्यादा प्यार था। करण से वो थोड़ा डरते थे पर उनसे भी बहुत प्यार किया करते थे। बच्चों में बहुत प्यार था। कल्पना जी अपना एक रेस्टोरेंट चलाती हैं। उनके हस्बैंड काफ़ी साल पहले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने एक जंग लड़ी अपने बच्चों के लिए और अब बिजनेस संभालते हुए अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दी। कल्पना जी को देखकर सब लोग भावुक से हो गए। मीरा जी की आंखों में तो नमी तैर गई। उन्होंने अपनी बहन को जल्दी से गले लगा लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कैसी हैं कल्पना दी? आप आ ही गई। मुझे लगा आप आओगे ही नहीं। कल्पना जी थोड़ा सा मुंह बनाकर कहती हैं, मेरी बेटी की शादी है, मैं क्यों नहीं आऊँगी? मुझे लगता है मेरी यहाँ पर किसी को ज़रूरत नहीं। उनकी बातें सुनकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। वो दिल की साफ थी। ज़ुबान भले ही कड़वी हो पर दिल बहुत साफ था। तभी करण और विवेक आगे आते हैं, उनके पैर छूते हैं। सब लोग उनसे मिलते हैं। कल्पना जी जाकर दादी माँ के पैर छूकर कहती हैं, आप तो मेरे लिए सब कुछ हैं। माँ बाप तो पहले ही चले गए थे, पर आप मेरी माँ हैं। आपने मेरा बहुत साथ दिया था। उनकी आंखों में उदासी सब लोग देख सकते थे। दादी माँ समझ रही थी वो क्या कह रही हैं। वो जितनी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती हैं शायद उतनी है नहीं। दादी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और गले लगा लिया। कैसी हो बेटा? और किससे चल रही है लाइफ? कल्पना जी उदासी भरी मुस्कान के साथ कहती हैं, आप जानती तो हैं माँ। उनकी ये बातें कोई समझ नहीं सकता था। कल्पना जी अपने दिल की बात किसी से नहीं करती थी सिवाय दादी जी के। तभी उनकी नज़र काव्या के पीछे खड़ी लड़की रूही पर चली जाती है। काव्या तो मुंह बनाकर खड़ी थी क्योंकि वो थोड़ी सी गुस्सा थी। उसकी मासी इतना लेट जो आई थी और रूही उन्हें जानती नहीं थी। कल्पना जी काव्या के पास जाती हैं और उसके चेहरे को थामकर उसके आंसुओं को साफ करती हैं जो काव्या के चेहरे पर थे और उसे गले लगा लेती हैं। काव्या इमोशनल होकर कहती है, मैंने आपको बहुत मिस किया मासी।
कल्पना जी भी उसे बहुत प्यार से कहती हैं, जैसे वो उनकी अपनी ही बच्ची हो। वो उन्हें गले लगाकर कहती हैं, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया छोटी बच्ची। काव्या ने उनसे सबसे ज़्यादा प्यार लिया था। उनके बच्चे देर से हुए थे। इस घर में करण तो बड़ा था, अपनी जिम्मेदारियों में बिजी था, तो विवेक भी थोड़ा बड़ा था, लेकिन काव्या उनकी गोद में बहुत ज़्यादा खेली थी। तभी उनकी नज़र पीछे खड़ी रूही पर जाती है, जो चुपचाप से खड़ी थी। उसकी मुस्कुराहट और खूबसूरती देखकर तो कल्पना जी की आंखों में अलग सी चमक थी। वो समझ गई थी कि ये लड़की इस घर की होने वाली बहू है, क्योंकि मीरा जी के मुंह से इस लड़की का जिक्र वो काफ़ी बार सुन चुकी थी और करण और उसकी शादी के बारे में भी बात चल रही थी। उन्हें शैतानी सूझी। उन्होंने रूही को अपने पास बुलाते हुए कहा, बड़ी प्यारी बच्ची हो, पर तुम्हें बड़ों को बुलाना आना चाहिए। देखो यहाँ मैं बड़ी हूँ, फिर भी मुझे तुम्हें खुद बुलाना पड़ रहा है। उनकी बातें सुनकर रूही तो नर्वस हो जाती है। बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कल्पना जी रूही की टांग खींच रही हैं। रूही झुककर कल्पना जी के पैर छू लेती है। अभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज़ आती है, जो शोभी की थी, जो अपने भाई के पीछे खड़ी हुई थी। कल्पना जी ने अपने दोनों बच्चों से भी रूही को मिलवाया था। शुभी तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, क्योंकि काव्या के मुंह से तो रूही की बातें सुनती रहती थी। रूही किचन की तरफ चली गई थी मीरा जी के साथ, ताकि सबके लिए चाय नाश्ता लगा सके। थोड़ी देर बाद वो लोग चाय नाश्ता करके निकल जाते हैं लड़के वालों के घर पर। दादी और काव्या और शुभी घर पर रुक गए थे। वो तीनों नहीं जाने वाले थे। एक कार में मिस्टर मेहरा थे, मीरा जी थी, कल्पना जी थे और बाकी सारे बच्चे एक अलग कार में बैठ गए थे। विवेक कार ड्राइव कर रहा था और वैभव आगे बैठा था। और रूही और करण की किस्मत खराब, उनके बीच में फ्रूट का बड़ा सा टोकरा पड़ा हुआ था, जो करण का चेहरा उतारने के लिए काफ़ी था। उसे उस टोकरे को देखकर गुस्सा आ रहा था। शायद ये जानबूझकर बीच में रखा गया हो। असल में ये आइडिया वैभव का था। उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कांड कर रहा है और बाद में करण नाराज़ हो सकता है। वैसे करण अलग कार से जाना चाहता था, पर कल्पना जी और मीरा जी को ये सही नहीं लग रहा था। मीरा जी ने जवाब दे दिया था, इसलिए उन लोगों को साथ में ही जाना पड़ रहा। दोनों भाई बीच बीच में छुप छुप कर रूही को देख रहे थे, और जिसका ध्यान बिल्कुल खिड़की से बाहर था। उन दोनों को तो पता ही नहीं था कि जिससे वो प्यार करते हैं वो इस वक्त किस सोच में डूबी हुई थी। कैसी होगी इनकी कहानी? सुनते रहें अधूरी मोहब्बत, मेरे साथ नटखट नेहा के साथ।